सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस बाप और बेटे के हवाले से आज बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इन बाप और बेटे की गुज़िश्ता माह बैरून मुल्क सफ़र करने की तफसीलात जारी कर दी हैं। फ्रांसीसी खबररसां एजेंसी AFP को फ़िलीपींस के इमिग्रेशन हुक्काम ने बताया कि 50 साला साजिद अकरम और उसके 24 साला बेटे नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फ़िलीपींस पहुंचे थे। साजिद अकरम ने भारत के पासपोर्ट पर सफ़र किया जबकि उसके बेटे के पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों फ़िलीपींस के जनूबी सूबे में पहुंचे थे और नवंबर का पूरा महीना उन्होंने वहीं फ़िलीपींस में गुजारा, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को यानी इस हमले से 2 हफ्ते पहले ही वापस सिडनी पहुंचे थे। ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि फ़िलीपींस के इस इलाके में कलअदम दहशतगर्द तंजीम दाइश की मौजूदगी रही है और ऐन मुमकिन है कि यहाँ हमलावरों ने अस्करी तरबियत हासिल की हो। इस हवाले से आज ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना था कि फायरिंग करने वाले ये बाप और बेटा दाइश की सोच से मुतासिर थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हुकाम ने हमलावरों की गाड़ी से कलअदम दाइश के 2 घर में बनाए हुए परचम भी बरामद किए हैं। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद अब भारत की तरफ से भी ये तस्लीम कर लिया गया है कि इस हमले में मुलव्विस मरकज़ी मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय रियासत तेलंगाना की पुलिस ने इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा कि साजिद अकरम भारत का शहरी है और उसके पास भारत का ही पासपोर्ट है। 1998 के बाद वो 6 बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। अब नाज़रीन, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बग़ैर किसी तस्दीक और शवाहिद के भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया और उनके सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इल्ज़ामात लगाए गए कि इस हमले में पाकिस्तान का बराह रास्त हाथ है। हमलावरों का ताल्लुक भी पाकिस्तान से बताया गया और एक पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, उनका नाम भी नवीद अकरम है। उनकी तस्वीर को भी हमलावर बनाकर पेश किया गया और उनकी जान को ख़तरे में डाला गया। भारतीय मीडिया की तरफ से दहशतगर्दी को जिस तरह से किसी मुल्क या कौमियत के साथ जोड़ने का एक ये रिवाज शुरू हो चुका है पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस प्रोपगेट करने के लिए, ये नाज़रीन बहुत ही ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। पाकिस्तान का हमेशा से एक मुख्तलिफ रवैया रहा है और हमने क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और हमने देखा है कि दुनिया भर में कहीं पर भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वहाँ पर बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं और वो बड़े सख्त रवैयों का शिकार होते हैं। उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उनको निशाना बनाया जाता है, उनके साथ तासुब बरता जाता है और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी मजहबी बुनियादों पर और जो कौमियत की बुनियाद है उसके ऊपर प्रोफाइलिंग की जाती है, उनको टारगेट किया जाता है। तो हमारे रवैये इस हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं कि किसी भी मुल्क को बग़ैर किसी तहकीक के निशाना बनाया जाए। लेकिन जो भारत है उसकी तरफ से इंटायरली इस तरह के मामलात को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और अब ये जो हमलावर ये जो दहशतगर्द है उसका ताल्लुक भारत से निकला है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या ज़ाहिर करता है भारत का ये रवैया और उनके मीडिया का ये रवैया। इसके अलावा बात होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 30 साल के बाद दहशतगर्दी का ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, फिर इसके जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, उस दहशतगर्द का ताल्लुक भारत से होना और दहशतगर्द तंजीम दाइश के साथ जुड़ना, इसकी क्या अहमियत है। तो बात करने के लिए जिन मेहमानों को आज हमने दावत दी है वो मौजूद शख्सियात हैं। हमारे साथ अनस मलिक साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी मीडिया से भी रहा, बैनुल-अक़वामी मीडिया से भी रहा और भारतीय मीडिया से भी रहा। तो ये क्या रुझान है, इस पर हम ख़ास तौर पर उनके ख़यालात जानना चाहेंगे। मोहम्मद अली साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। आप आलमी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और आप भी भारतीय मीडिया पर अपेयर होते रहे हैं, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे हैं, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें रवैया देखने को मिला ये उनकी नज़र में क्या जाहिर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनस, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी और शुरू में हम ये जो हम जिक्र कर रहे हैं भारतीय मीडिया का, ये आपकी नज़र में क्या जाहिर कर रहा है ये रवैया
क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने मिसाल दी पाकिस्तानी मीडिया के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, हम खुद क्योंकि मीडिया से मुंसलिक हैं, बड़ा एक सेंसिटिव रवैया होता है हमारा। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आए और उसको किसी एक कौमियत या किसी मुल्क के शहरियों के साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये रुझान नहीं है। ये जो ट्रेंड भारत में शुरू हुआ है, ये क्या जाहिर कर रहा है आपकी नज़र में? बहुत बहुत शुक्रिया आपसा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये जो ट्रेंड, जिस ट्रेंड की आप बात कर रही हैं, ये एक चीज़ जो बड़ी खौफनाक हमें दिखाती है वो है कि डिपार्चर फ्रॉम फैक्ट्स, जो जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ियों का एक्चुअल काम होता है कि फैक्ट्स को सामने रख के रिपोर्ट किया जाए, वो फैक्ट्स के बजाय सनसनी के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हैं। और एक हमने देखा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से आज की तारीख तक, हमने देखा है कि पाकिस्तान को वहाँ पर इंडियन मीडिया के अंदर एक तरह से डीमेनाइज करके दिखाया जाता है कि एज इफ के कोई मॉन्स्टर की तरह से पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की जाती है, किसी पोर्ट्रेयल उस तरह से किया जाता है। और ये उसी की एक्सटेंशन है जो कि इंडियन मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। और आप देख सकती हैं कि जब EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी 2020 के अंदर, EU डिसइंफो लैब ने पिछले 15 साल के 2005 से ये सिलसिला उसको वो मॉनिटर कर रहे थे। हमने देखा कि ये सिलसिला सिर्फ इस ऑस्ट्रेलिया अटैक तक नहीं रुका हुआ। हाल ही में होने वाले जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, जो 4 रोज़ा जंग थी, उसमें हमने देखा कि इंडियन मीडिया की जानिब से जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी, लाहौर का पोर्ट तबाह करना, फैसलाबाद के पोर्ट के ऊपर कब्जा करना, एक जो डिफेंस सोर्सेज थे उनके या सिक्योरिटी जराए थे, उनका ये कहना है कि उन्होंने गैबी तौर पे किसी F-16 के, पाकिस्तानी F-16 के पायलट को कैप्चर कर लिया है, जिसका आज तक वो कोई सबूत नहीं दे सके। ये सारे एक कोऑर्डिनेटेड हम देखते हैं कैंपेन पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च की जाती है। और इसलिए ताकि शायद कुछ एक डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी, दूसरा ये कि डोमेस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए भी, और तीसरा ये कि अपने जो उनके इंटरनल इशूज हैं उससे भी उनको तवज्जो हटाने में काफी ज्यादा उनको कामयाबी मिलती है, काफी ज्यादा उनको सपोर्ट मिलती है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से। मैं अगर इंडिया की एक्ट्स को अगर लिस्ट करना शुरू करूं तो आप देखें 2016 के अंदर पाकिस्तान की जानिब से कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव को अरेस्ट किया गया। कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव जो एक हॉस्टाइल टेरिटरी में, हॉस्टाइल कंट्री का एक सर्विंग कमांडर था, 60 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि किसी दूसरे मुल्क का, हॉस्टाइल मुल्क का जो अफसर है वो एक हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर पकड़ा गया हो। उससे पहले ये इवेंट जो है 1956 में पेश आया था, जब कर्नल रूडोल्फ एबल जिनके जो सोवियत यूनियन के कर्नल थे, उनको अमेरिका की जानिब से कोल्ड वॉर के दौरान अरेस्ट किया गया था। तो ये एक ट्रेंड था। उसके बाद फिर आप देखें थोड़ा सा आगे बड़े खित्ते में तो कतर में 8 जो फॉर्मर नेवी पर्सनल थे उनकी अरेस्ट थी, जिनको एस्पिनाज के चार्जेस के ऊपर अरेस्ट किया गया था। फिर 7 को तमाम 8 को पार्डन किया गया, 7 को रिलीज किया गया जब भारतीय हुकूमत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, और 8वां अभी भी रिलीज नहीं किया गया है। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कनाडा में तो एक स्प्री ऑफ किलिंग्स हैं जो खालिस्तान लिंक्ड एलिमेंट्स हैं। यूके के अंदर, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी जो जिस तरह उनको टेल किया गया, उनकी सर्वेलेंस है, ये तो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इस सब को भी वो साइड पे रख के एक पोर्ट्रेयल पाकिस्तान की एक नेगेटिव टोन में करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स इस सब में उनका मीडिया सबसे बड़ा गवर्नमेंट का आम हमें दिखता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तौर पे इस सब को जो है वो लेके आगे चलता है, अपने गवर्नमेंट के एजेंडा को फर्दर करता है। मोहम्मद अली साहब, हमारे यहाँ ये पोर्ट्रेयल और तासुरात भारत के हवाले से तब्दील करने का रुझान तो नहीं नज़र आता। खा वो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे लॉबिंग हो, वो भी इशू टू इशू बेसिस के ऊपर चलती है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे यहाँ डोमेस्टिकली जो हमारा मीडिया भी है पाकिस्तान का, वो भारत को मौजू नहीं बनाता। और इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद यहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं है कि उसको किसी भी मुल्क के साथ जोड़ दिया जाए पॉइंट स्कोरिंग के लिए, खा वो भारत ही क्यों ना हो। ये आपको क्या वजूहात इसकी नज़र आई, और जो भी मकासद थे, क्योंकि अब हक़ाइक़ तो सामने आए हैं और आने ही थे एट सम पॉइंट, उससे वो हासिल हुए हैं जो ये एक ट्रेंड स्टार्ट किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से? देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहली बात ये है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसकी हिस्ट्री, इर्तिका, नौइयत, मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है भारत से। और आप जानते हैं कि हमारी जो यूथ है और हमारा जो मीडिया है उसमें एक जान है, उसमें एक वाइब्रेंसी है, उसमें एक वाइटलिटी है। आप उसको इंजॉय भी करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, वो इस बात का सबूत है कि वी आर अ वाइब्रेंट नेशन। हम हर चीज़ को हुक लाइन एंड सिंकर एक्सेप्ट नहीं कर लेते। हालांकि मगरिब में और भारत में बहुत से सवालात हमारी जमहूरी रवायात के हवाले से या सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से उठाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 1.5 अरब की आबादी है
और जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे आपको लगता है कि सांप सूख जाता है जब भी भारत के हवाले से कोई हक़ाइक़ दुनिया के सामने आते हैं, और जब भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश की जाती है तो भारतीय मीडिया तमाम तालीमात, जमहूरी रवायात, ह्यूमन राइट्स से बालातर होके रियासती जो पॉलिसी है, चाहे वो जबर पर मबनी हो, चाहे वो धौंस धादली पर मबनी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर मबनी हो, या ख़ुद मीडिया जो है, भारतीय मीडिया जो उनके अपने भाई हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं उस तक को भी वो रिपोर्ट नहीं करता। तो ये तो एक मिजाज कुछ है। हासिल कर पा रहे हैं डोमेस्टिकली, आप समझते हैं कि जो एक दो दिन के लिए जिस किस्म के ट्रेंड्स वहाँ पर को भारतीय अवाम के अंदर उनको कोई पजीराई मिले उनकी? देखें, दो बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस साल मई के महीने में जो पाक भारत जंग हुई वो मुख्तसर लेकिन शदीद थी, और उसमें जो उनको एक शॉकिंग डिबैकल का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में मुझे तो थोड़ी सी हमदर्दी भी है भारतीय मीडिया से, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो अपनी नालायकियों, नाकामियों को कवर अप करके भारत का जो राइज़ है, इमरजेंस है, खुशहाली है, तरक्की है, जमहूरियत है, उसका प्रचार करें। और इसके लिए डेफिनेटली उनकी हिकमत अमली पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की या मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की इसलिए है कि असल हक़ाइक़ जो मकबूजा कश्मीर या माइनॉरिटीज़ के हवाले से रोज़ाना सामने आ रहे हैं, उससे आलमी मीडिया की किसी हद तक अपनी आवाम की तवज्जो भी मबजूल कराई जाए। ये तो फिर उनको पाकिस्तानी मीडिया से भी सीखना चाहिए कि जब आपको बात करने की आज़ादी ना हो तो खामोश हो जाना बेहतर होता है कि बजाय इसके कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ कर दें। नहीं, लेकिन आप खामोश तो नहीं होते। हमारा मीडिया जो है, मैं समझता हूँ वो बड़ा वाइब्रेंट है, और ये हमारी मैं समझता हूँ हमारी एक इंडिपेंडेंस की दलील भी है कि जैसे मर्जी हालात हों, और मैं आपके शो पे फ्रैंकली कह रहा हूँ कि चाहे सिविल हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो या फौजी हुकूमत हो, हमारे मीडिया का एक क्रिटिकल इंडिपेंडेंट स्टांस आपको जो नजर आता है वो भारत में आपको बिल्कुल नजर नहीं आता। हमारे नाज़रीन का भी यही है, वो ऐसी गुफ्तगू नहीं पसंद करते जो बिल्कुल वन साइडेड हो, और हम भी इस प्रोग्राम के अंदर मोहतात ही गुफ्तगू कर रहे हैं, खा बात भारत के हवाले से क्यों ना हो रही हो। अनस, ये जो तफसील सामने आई है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनका ताल्लुक भारत से है, इसके वालिद का बिलखसूस, ये कितना डैमेजिंग है आपकी नज़र में कि इतना बड़ा दुनिया में दहशतगर्दी का वाक़या होना और उसका कनेक्शन भारत के साथ मिलना एट दिस लेवल? देखिए, डैमेजिंग तो बहुत सिवियर डैमेज है, क्योंकि अभी हमने देखा था हाल ही में गुज़िश्ता 10 रोज़ पहले ही ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि बगैर डिग्री के भी लोग जो हैं और बगैर स्किल सेट के भी वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं अगर वो इंडियन नेशनल्स हों। तो ये एक बात। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने वाले जो तालिब इल्म हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा तादाद है या सेकंड नंबर पर जो तादाद है वो इंडियन नेशनल्स की है। चाइना और इंडिया का वहाँ पर अमूमन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें ऊंच नीच लगी रहती है, तो ये पहले या दूसरे नंबर के ऊपर है। तो ये एक ताल्लुक में तो वाज़े जिसे कहते हैं ना दरार या फिर एक इनजेन्युइनिटी आएगी, वो कहना गलत नहीं होगा। तीसरी बात ये कि वाई इज इट सिग्निफिकेंट इस के मेरे ख्याल में जो इंडिया का एक कनेक्शन रहा है दाइश के साथ, और जैसे आपने बताया भी जो ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म है उन्होंने खुद ये बात कही है कि दाइश स्टाइल अटैक था और उनकी गाड़ी से खुद होम मेड जो है 2 दाइश के झंडे भी मिले थे। आईसिस की जो कॉन्सेंट्रेशन, दाइश की जो कॉन्सेंट्रेशन केरला के अंदर है, और उससे पहले केरला के लोग जो हैं अलकायदा और अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS और दाइश दोनों में जिस तरह से मौजूद थे। ये बात पाकिस्तान या मैं एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होकर ये बात नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और साउथ से जिस तरह से टेररिज्म की तरफ इन्फ्लक्स आ रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इन्फ्लक्स आ रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डैमनिंग होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। इसकी एक फ्लिप साइड ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इसकी आड़ में अपना वो जो जो इम्प्रेशन है या अपना जो इम्पोजिंग माइंडसेट है खासतौर पे मुसलमानों को लेके, वो एजेंडा अपना बढ़ावा की तरफ जाएगी। और मेरे ख्याल से इसका फॉल आउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के साथ साथ एक मुसलमानों के ऊपर भी भारत में काफी ज्यादा आएगा, जिनको मजीद स्केप्टिक नजर से देखा जाएगा। अब ये अली साहब, आपके ख्याल में दाइश के साथ की इस हद तक प्रेजेंस होना, ये रुझानात होना भारतीय शहरियों के अंदर, ये कोई नई बात है, कोई सरप्राइजिंग बात है, या ये दुनिया को पहले से मालूम होगी? देखिए, मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह अभी अनस ने बिल्कुल ठीक कहा
कि इसमें 3 पहलू हैं जिनको आपस में जोड़ना और देखना समझना ज़रूरी है। एक तो ये है कि ये भारतीय सिटीज़न हैं जो वालिद साहब थे, साजिद साहब, और 27 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, लेकिन 27 साल तक वो इस ऑस्ट्रेलिया में मुकीम रहने के बावजूद जो वो भारत जाते थे या फ़िलिपीन जाते थे या जो उनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो बदस्तूर भारतीय पासपोर्ट यूज़ करते थे। क्यों करते थे? इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट और भारतीय आइडेंटिटी जो है वो आलमी दहशतगर्द जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर ट्रैवल, फॉर फैसिलिटेशन। दूसरी बात यह है कि भारत तो वो जाते रहे हैं, जिसके बारे में अब भारतीय गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने भी एतराफ़ कर लिया है। और आप जानते हैं कि कल जो है ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फॉर्मली भी इंफॉर्मेशन डिमांड की थी इंडिया से कि जनाब हमें इनके बारे में मज़ीद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह अभी अनस ने भी कहा कि उनके पास वाज़े शवाहिद मौजूद हैं कि उनके आलमी दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते रहे हैं। और इनका जो फ़िलिपीन का विज़िट है 1 महीना पहले इस हमले से, वो बहुत मैं समझता हूँ आलमी बरादरी के लिए तशवीशनाक 3 वजह से है। नंबर 1 ये कि बहुत चूँकि ज़्यादातर फोकस हमारा मशरिक़ वस्ता, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया पे रहता है, जो दाइश और अलकायदा का अमल दखल फ़िलिपीन में रहा है तकरीबन 35 साल से, वो कम लोग जानते हैं। और मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स को कोट करके बता रहा हूँ कि इसके ऊपर 4 करारदादें सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूद हैं, 2253, 1822, 1989 और 1267, जिसमें जो अबू सयाफ चैप्टर है दाइश का, वो उसका सबसे बड़ा गढ़ जो है वो फ़िलीपींस है। और वहाँ पे 40 से ज़्यादा बड़े हमले पिछले 25 साल में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे ये कार्रवाइयाँ करते रहे हैं कि कई जो उनके जज़ायर हैं, मिंडानाओ है, तोलो आइलैंड है, उनके ऊपर जो फ़िलिपीन की फ़ज़ाइया है उसको हमले तक और एयर स्ट्राइक्स तक करनी पड़ी हैं। और उनका बड़ा मुनज़्ज़म गठजोड़ है, इस हद तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक अबू सयाफ ग्रुप को अलकायदा के जो बानी हैं उसामा बिन लादेन, उनके बरादर निस्बती जो हैं जमाल खलीफा, वो डायरेक्ट फंडिंग किया करते थे। तो ऐसी जगह पे उनका जाना, कुछ हफ्ते गुजारना इस हमले से पहले, और फिर देखें आप उनके पास 6 गन्स भी थीं जो कि बरामद हुई हैं, और जिस तरह बताया गया कि उनकी गाड़ी में दाइश के झंडे भी थे। तो ये नज़र आ रहा है कि भारतीय सिटीजन्स और भारतीय डायस्पोरा जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ना सिर्फ इनकी इमिग्रेशन के हवाले से मगरबी ताकतें जो रिव्यू करेंगी, और भारतीय इमिग्रेशन और डायस्पोरा के लिए मज़ीद मसाइल में आने वाले दिनों में इजाफा होगा। अनस, आपकी नज़र में कोई सफरी जो पॉलिसीज़ हैं भारतीय शहरियों के लिए, उनमें तब्दीलियां आ सकती हैं आइंदा दिनों में? हालांकि अभी ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने तो किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ये मुख्तलिफ ज़राए से सामने वाली इतलात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमने आज ये सारी बात की है, लेकिन बड़ी तादाद में भारत के शहरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। आप समझते हैं कि उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है इस हमले के तनाजुर में, और इसमें भारतीय शहरी का नाम सामने आने के तनाजुर में? देखिए, जैसे अली साहब ने अभी जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज़ इंडियन मीडिया के ऊपर पहली मरतबा ये बात रिपोर्ट हुई, और फिर जिस नेटवर्क ने ये बात रिपोर्ट की कि भारतीय एजेंसीज के साथ रब्ता किया गया है ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की जानिब से, उस नेटवर्क को अपनी स्टोरी टेक डाउन करनी पड़ी क्योंकि उनको इतना ट्रोलिंग का मुज़ाहरा का सामना करना पड़ा। सो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि बिल्कुल इंडियन ट्रैवलर्स को थोड़ी सी टाइटेंड स्क्रूटनी होगी। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस मेरे ख्याल से अभी नहीं लगेंगी। ऐसे ट्रैवलर्स जो कि सेंसिटिव ममालिक में या फिर ऐसे ममालिक जहाँ पर दहशतगर्दों का इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है, उनकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे एक और चीज़ जो होते हुए नज़र आती है वो ये कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं उनकी लंबी कतारें अब हमें होती हुई नज़र आएंगी। ख़ासतौर पे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली इनको वीज़ा नहीं देंगे। और पहले भी हमने देखा है कि वीज़े के मसाइल भारत के डिफरेंट वेस्टर्न ममालिक के साथ रहे हैं, तो अभी भी मुझे उसी का ही एक सलसल
हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जब पिछले साल रशिया में जो मॉस्को में थिएटर अटैक हुआ था तो उसके बाद चंद ममालिक के लिए स्क्रूटनी काफी ज्यादा कर दी गई थी, उनके वीजे बंद नहीं किए गए थे, उनके वीजे कम किए गए थे। तो मुझे भी इसी तरह का एक कोई इक़दाम जो है ऑस्ट्रेलिया और दीगर वस्ती ममालिक की जानिब से भारतीय नेशनल्स के लिए लिया जाता हुआ नजर आता है। आपको भी नजर आता है कि पॉलिसीज में तब्दीली आ सकती है। बहुत शुक्रिया अनस मलिक और मोहम्मद अली साहब, आप दोनों ने इस अहम मौजू के ऊपर हमसे बात की। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला है, इस पर बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था, लेकिन जैसा कि हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, वैसा ही हुआ। इमरान खान साहब की बहनें जेल के बाहर मामूल के मुताबिक पहुंची और उन्होंने अपना ये मुजाहरा और एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन ये जो आज का मुजाहरा था, इसके हवाले से सबकी नज़रें इस एतबार से भी थीं कि PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने पंजाब के तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को बड़ी वाज़ेह हिदायत कल जारी की थी कि वो तमाम वर्कर्स के हमरा अडियाला जेल पहुंचे। लेकिन आज जो हमने मुजाहरा देखा, इसमें कोई मुतासिर कुन तादाद उन अरकान पंजाब असम्बली की या टिकट होल्डर्स की हमें नज़र नहीं आई। मामूल के मुताबिक अडियाला जाने वाले जो वर्कर्स हैं, जो हमें हमेशा अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की दीगर बहनों के साथ नज़र आते हैं, वही हमें उनके साथ नज़र आए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नज़र आता है कि PTI ने अपनी एहतजाज की पॉलिसी बिलखुसूस अडियाला के बाहर जो वो मुजाहरा करते हैं उसमें बड़ी तब्दीली लाई है और इसका ऐलान सलमान अकरम राजा साहब ने किया। उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें वो कहते हैं कि हमें होशमंदी से आगे चलना होगा और जिन लोगों को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल का इख्तियार दिया है उनसे बेहतर को तारीख़ को नहीं समझता, तो उन्हीं के पास ये इख्तियार है कि वो एहतजाज की कॉल दें। क्या मुराद है उनके इस बयान से, ये इस पर हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और PTI अगर मुलाकात नहीं होती तो उनकी इस सूरत में क्या हिकमत अमली होगी, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफ़ी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब आपके वक्त के लिए। आज हुकूमत ने जैसा कि ऐलान किया था, मुलाकात नहीं होने दी गई खान साहब की, उनकी बहनों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्या ये एक मुतासिर कुन या एक मौसर एहतजाज था जिससे हुकूमत पे कोई दबाव डले और आइंदा मुलाकात होने दी जाए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपके इल्म में भी होगा, आपको मालूम भी ये बात होगी कि जो ट्यूसडे का दिन होता है वो इमरान खान साहब से फैमिली का और उनके वकला का मिलने का दिन होता है। ये एक अदालती अहकामात हैं, अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो जुमेरात को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिल सकते हैं और ट्यूसडे को वकला से और फैमिली से मिल सकते हैं। देखिए, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। पहला गैर आईनी गैर कानूनी काम तो गवर्नमेंट करती है जो कि अदालती अहकामात को नहीं मानती। जेल सुपरडेंट जो इतना ताकतवर है कि ना किसी कानून को मानता है, ना किसी आइन को मानता है, ना ही किसी अदालत के हुक्मनामे को मानता है। तो ये अदालतों के लिए अब सोचने के चाहिए उनको कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। इसकी एक वजह जो हुकूमत ने पेश की शफ़ी साहब आपके सामने रखी गई होगी। हुकूमत तो बाकायदा तौर पे कहती है कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं जिससे अमन व अमान का खतरा होता है और जेल रूल जो है, प्रिजन रूल जो वो इसकी इजाज़त नहीं देते। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इमरान खान साहब जेल में सियासी बात ही करेंगे, अपनी पार्टी के मुतालिक बात करेंगे, तहरीक के हवाले से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी की हुकूमत है तो उसके बारे में बात होगी, तो बात तो वो सियासी करेंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि वो जो अंदर जो सियासी बात कहे, जो भी बयान दे, वो हम एज इट इज़ उसको बाहर लेके आए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात आपके इल्म में ये भी होगा कि जब इनके लीडर्स एक 500 रुपए का स्टैम्प पेपर दे के, एफिडेविट दे के इस मुल्क से बाहर गए, जिन्होंने बहाना बनाया कि जी उनकी प्लेटलेट्स गिर रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, जब वो बाहर गए में फिर फ्लैट्स में ये पड़े रहे और वहाँ पे उन्होंने कोई चेकअप भी नहीं कराया, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है। वहाँ जाके इन्होंने क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, वहाँ से ये तकरीर नहीं करते थे, इदारों के खिलाफ ये बयानात नहीं देते थे, यहाँ से पूरी कैबिनेट लंदन नहीं जाती थी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कैबिनेट जरदारी से दुबई मिलने नहीं जाती थी? तो ये इनकी तारीख है, ये अपने टाइम पे सारी चीजें भूल जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के मुताबिक एंटाइटल है B क्लास।
तो उनको क्यों नहीं बी क्लास दिया जा रहा? ये एक तरफ जेल मैनुअल की बात करते हैं तो खुद ही जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी करते हैं। आपको पता होगा कि इमरान खान साहब को किन कंडीशन में जेल के अंदर रखा गया है। उनको आइसोलेशन में डाला गया, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, कोई बंदा उनसे मिल नहीं सकता। शफी जान साहब, ये जो आज का आपने मुजाहिरा करना था, इस हवाले से तो अहकामात पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा की तरफ से दिए गए थे और हम समेत दीगर मीडिया की नज़रें भी इस हवाले से थीं कि आज कितनी हमें प्रेजेंस देखने को मिलेगी पंजाब से आने वाले अरकान असेंबली और PTI के जो टिकट होल्डर्स थे उनकी। लेकिन सलमान राजा साहब ने जो बयान दे दिया है उसको आप हमारे लिए अगर उसकी आप वजाहत कर दें। उन्होंने कहा कि खान साहब ने जिन लोगों को एहतजाज की कॉल का इख्तियार दिया वो बाकियों से बेहतर तारीख को समझते हैं। हम कोई 1-2 दिन की शोबदेबाजी नहीं करना चाहते जिससे खुदा न खास्ता लोग मरे पड़े हों और इमरान खान जेल में हो। इससे क्या मुराद है उनकी इस बयान से? देखिए, आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है और अलामा नासिर साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है। इस मुल्क की अब बदकिस्मती देखें कि कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो बारहा तो मुज़ाकरात की ऑफर करता है, लेकिन उनका इख्तियार इतना नहीं है कि वो एक नोटिफिकेशन कर लें। जो हमारी नॉमिनेशन है महमूद खान अचकज़ई साहब का, उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आपका हाउस इस वक्त बगैर अपोजिशन लीडर के चल रहा है, आपका सेनेट जो है बगैर अपोजिशन लीडर की चल रहा है, ये तरमीम पे तरमीम कर रहे हैं। तो इख्तियार इन गवर्नमेंट के जो आईनी और शफी साहब, आपसे कतई कलामी की माजरत, यहाँ पे बात हो रही है एहतजाज की कॉल देने का इख्तियार किसके पास है? तो क्या सलमान राजा साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी की जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया आज के एहतजाज की कॉल देकर? अगर इस पे आप वाजे कर दें। जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगी तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जब इनका नॉमिनेशन नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो इख्तियार तो इनके पास है। और इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, मजम्मत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तरह इख्तियार जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई हैं और अलामा नासिर साहब को। और जो भी डिसाइड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत, चाहे वो कौमी हो, सूबाई हो या सूबाई हुकूमत हो, सोहेल आफरीदी साहब हो, वो उनको बैक करेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी तारीख देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी खान साहब ने उनको दी है, तो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप उनके साथ होगी और खैबर पख्तूनख्वा से जो लाखों का काफिला होगा वो सोहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे उसको। तो अडियाला के बाहर जो आज एहतजाज हो रहा है, या अभी कोई भी पार्टी की क़यादत आलिया हमजा साहिबा की तरह अगर कोई कॉल देती है तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं होगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक अडियाला के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है वो एक हमारा अलामती धरना है। वो धरना खान साहब के बयानों ने दिया हुआ है। वहाँ पे वकला जो उन्होंने आज मिलना था खान साहब ने, उन्होंने दिया हुआ है। वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, वहाँ पे हमारे कारकुन भी इस वक्त मौजूद हैं। तो वहाँ पे इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मुलाकात ना कराने की सूरत में हो रहा है। जैसे मैंने पहले वाज़ेह किया, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे हमारे लिए उनकी फैमिली की मुलाकात करा देती या वकला की मुलाकात करा देती तो वहाँ पे धरना नहीं होता। तो ये तो हमें खुद मौका देते हैं, ये खुद पहले खिलाफ वर्जी करते हैं अदालती अहकामात की, तो उसकी रिएक्शन में यहाँ पे धरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक अलामती सिटिंग होता है, मजम्मत होती है, जलसा एक बन जाता है। तो ये तो हुकूमत की अपनी हठधर्मी है जिसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है वहाँ पे। और सलमान साहब के जिस बयान का हमने हवाला दिया, सलमान अकरम राजा साहब के, वो कहते हैं कि ये जो 78 ईयर्स से जो निज़ाम चल रहा है उसके खिलाफ 20 या 30 हज़ार लोग अगर निकल आते हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता। सो आप लोग ये समझते हैं कि इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इससे ज़्यादा लोग बाहर निकल सकें, और अगर इस किस्म के मुजाहरे होंगे तो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं? देखिए, वो सलमान अकरम राजा साहब का जो ज़ाती बयानात हैं वो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में जो कह रहे हैं उसको तो हम उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ये मानना है और गवर्नमेंट का ये मानना है, और जिस तरीके से हम मैस मोबिलाइजेशन इस वक्त कर रहे हैं। कोहाट तो मेरे हल्के का जलसा आपने देखा होगा, उससे पहले पेशावर में सोहेल आफरीदी साहब ने जलसा किया, 4 सदर में हमारा जलसा हुआ, करक में हुआ, खैबर में हुआ। तो हम यहाँ पे मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। ये जो मोबिलाइजेशन है, जलसी जुलूस आप खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त देख रहे हैं, ये सोहेल आफरीदी साहब जो हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ, अपने कारकुनों के साथ, सोहेल आफरीदी की शक्ल में जो एक उम्मीद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नजर आ रही है, तो ये मैस मोबिलाइजेशन उसी तहरीक का हिस्सा है। शफी साहब, एक ये सेपरेटली ऑपरेट किया जा रहा है इस वक्त, एक ये मोबिलाइजेशन जो आप बताते हैं कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, और दूसरे सलमान राजा जिनके बयान को आप जाती बयान कह रहे हैं, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, खान साहब ने इख्तियारात दिए हुए हैं उनको। सो अब आप सेपरेट ऐलानात के हवाले से जो इख्तियारात है वह महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, अलामा नासिर साहब के पास है। तहरीक के हवाले से उन्होंने तारीख देनी है
पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान साहब हैं, पार्टी के मामला सलमान साहब देखते हैं, पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो ये जो बाकी तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो चकजई साहब के पास है। वो जो ऐलान करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको बैक करेगी, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो इत्तेहाद में होंगे, मैंने पहले भी वाज़ेह कर दिया आपके लिए कि वो सोहेल अफरीदी साहब तो फिर अगर हम इन शॉर्ट शफी साहब टू क्लोज दिस सेगमेंट विद, अगर हम इन शॉर्ट कहें कि सलमान राजा साहब ने ये जो बयान दिया जिसके ऊपर अभी हमने आपसे बात की है, ये उन्होंने भी अपने इख्तियार से आपकी नज़र में तजावुज़ किया है, ये इख्तियार भी महमूद चकजई साहब नहीं, सलमान साहब ने अपना एक ज़ाती बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 35-30 हज़ार लोगों से निकलने से ये सिस्टम जो है ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने ज़ाती कैपेसिटी में एक बयान दिया है और उनका बयान ठीक भी है। लाखों की तादाद में इंशाल्लाह इस बार लोग होंगे जो भी काल महमूद खान चकजई साहब देंगे। बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान, और आ किया गया इसके हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक और अहम मामला है, एक अदालती फैसला है, इस बारे में हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। कुछ अर्सा कबल रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इसकी क़यादत सियासत की आड़ में इंतशार फैला रही है और इसके साथ साथ मजहबी मुनाफरत को भी फ़रोग देकर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली जा रही हैं। इस फैसले के बाद न सिर्फ इस जमात को कलअदम करार दिया गया, बल्कि इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी किया गया। इन इक़दामात से ये बात वाज़े हो गई कि तहरीक लब्बैक के साथ माजी की तरह किसी भी तरह की मसलहत के बजाय कानून के मुताबिक निमटने का फैसला किया गया है। और नाज़रीन, अब इस हवाले से बड़ी अदालती पेशरफ्त भी सामने आई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम TLP के मरकजी नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकी देने, मजहबी मुनाफरत फैलाने और दीगर इल्ज़ामात साबित होने पर मजमूई तौर पर 35.5 बरस कैद और 6 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी है। शेखुपुरा के रिहायशी ज़हीरुल हसन शाह ने मुबारक सानी केस में 3 रुकनी बेंच के फैसले के रद्द अमल में न सिर्फ कारकुनों को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कत्ल पर उकसाया, बल्कि उनके सर की कीमत भी मुकर्रर की। इस नफरत अंगेज़ तकरीर के बाद जुलाई 2024 में कलअदम जमात के नायब अमीर के खिलाफ लाहौर के थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफ़ात शामिल की गई थी। और इसके साथ साथ आला अदलिया को धमकी देना, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने से मुताल्लिक भी दफ़ात शामिल की गई थी। इस नफरत अंगेज़ तकरीर पर वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक सख्त रद्द अमल आया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा था कि रियासत पाकिस्तान में इस किस्म के बयानात की न तो गुंजाइश है और न ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसी जहनीत पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचा रही है और इस झूठे बयानिए के पीछे सियासी मकासद हैं। इस रद्द अमल के बाद कलअदम TLP के मरकजी नायब अमीर के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। पीर ज़हीर के वकील राना मकसूदुल हक ने हतमी दलाइल देते हुए अदालत से अपने मौकिल की बरियत की दरख्वास्त तो की, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी वो मुकम्मल तौर पे तरदीद नहीं कर सके अदालत के सामने, जिसके बाद जज अरशद जावेद ने इनको मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुनाई और मुलजिम को सेंट्रल जेल कोट लखपत के सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया। नाज़रीन, ये फ़ैसला इस लिहाज से भी तारीख़ साज है कि इससे पहले भी कलअदम तहरीक लब्बैक की क़यादत की तरफ से इदारों और अहम शख्सियात को धमकियाँ, मुतअद्दिद बार धमकियाँ दी गई, मगर मुज़ाकरात और मसलहत के नाम पर यह मामला हर बार रफ़ा दफ़ा होता रहा। 2018 में आसिया बीबी की बरियत का फ़ैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत सियासी और अस्करी क़यादत को धमकियाँ दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक को केस लड़ने और रिहाई दिलवाने के बाद जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसके बाद मजबूरन उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया। फिर 2018 ही में मौजूदा जो वफाकी वजीर है एहसन इकबाल साहब, उन पर एक कातलाना हमला हुआ। पुलिस ने जो तहकीकात की उसमें ये बात सामने आई कि हमला करने वालों का जो शख्स था उसका ताल्लुक TLP से था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल एहसन इकबाल साहब को धमकियां दी जाती रही हैं और जो TLP के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन हुआ है उससे पहले भी हमने देखा है कि नारोवाल जब दाखिल हुए तो उस वक्त जो अहदेदार थे वहाँ पर जो तकारीर कर रहे थे TLP की तरफ से, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को सख्त नताइज की धमकियाँ दी थी। ये वो चंद वाक़यात हैं नाज़रीन जो हमने आपके सामने पेश किए हैं, मगर ये जो सोच है इसने हमारे माशरे में जिस तरह की तकसीम और मजहबी जुनूनियत पैदा की है उसके असरात ऐसा नज़र आता है कि अगले कई सालों तक मौजूद रहेंगे। इससे किस तरीके से पाकिस्तान डील करती है ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।